ओके स्टूडेंट्स, हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर कॉइन और डाई रोलिंग का सवाल देखा था प्रोबेबिलिटी के अंदर। आज हम जो है वो प्लेइंग कार्ड्स का सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। और प्लेइंग कार्ड्स के सवाल के करने से पहले जो है आपको थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी समझनी पड़ेगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी होती हैं। ठीक है। तो जब आप के पास ये चीज़ें आएंगी तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है कि जो है वो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होगा उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स वो होते हैं 52। ठीक है जी। 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है। और 26 जो है वो आपके पास रेड कार्ड्स होते हैं। बेसिक सबसे पहले तो आप ये समझ लें। ठीक है जी। 52 टोटल कार्ड्स में से 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक है। अच्छा, 26 ब्लैक और 26 रेड के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कहलाती है सूट के फॉर्म में। और उसमें 4 सूट्स अवेलेबल होते हैं: स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। ठीक है जी। टोटल स्पेड्स के अंदर अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास इसमें 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड्स के। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास 13 जो हैं वो हार्ट्स के होंगे, 13 आपके पास जो हैं वो डायमंड के होंगे और 13 आपके पास टोटल जो है वो क्लब्स होंगे। इनके नाम और इनकी शक्लें जो हैं वो आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है जी। वो आपको पिक्चर ही दिखाने का पर्पज़ ये है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये देख रहे हैं आप, हर सूट के अंदर एक एस होता है, वन नहीं होता यहाँ पे, इसके अंदर ए होता है। तो हर सूट का इंडिविजुअल एक ए होता है। तो 52 में टोटल 4 आपके पास एस होंगे, इन 4 इक्के होंगे आपके पास। 4 किंग होते हैं, 4 क्वींस होंगी और 4 जैक्स होंगे। अगर मैं इन चारों को मिला दूं तो ये टोटल बन जाते हैं 12। और ये 12 कहलाते हैं पिक्चर कार्ड्स। ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, ये याद रहेगा। तो हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 हैं। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक है। अगर इंडिविजुअल देखें तो हर इस सूट के 13 कार्ड्स हैं, यानी स्पेड्स 13 है। एंड 13 स्पेड्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं और 13 क्लब्स होते हैं। वो 13 कैसे होते हैं? एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक। और नंबर कार्ड होते हैं 10 से लेकर 2 तक अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें, और असेंडिंग ऑर्डर में 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। यानी यहाँ से लेकर ये देखें आप, 10 से लेकर पूरा ये जो 2 तक की वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो आपकी क्या कहलाएंगी? दे आर कॉल्ड नंबर कार्ड्स। ठीक है जी। तो टोटल नंबर कार्ड्स कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल नंबर कार्ड्स जो हैं वो आपके पास हो जाएंगे 36। ठीक है जी। तो 52 में से 36 नंबर कार्ड्स होते हैं, 12 पिक्चर कार्ड्स होते हैं और 4 एस होते हैं। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है जी। 52 में 13 स्पेड्स होते हैं, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड, 13 क्लब्स। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास जो है वो एक बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेइंग कार्ड्स की। टोटल 52 कार्ड्स के अंदर ये सब चीज़ें इस तरह आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं। और अगर मैं 2 पैक ऑफ कार्ड्स की बात करूंगा तो ऑब्वियसली बात है सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। जब अगर 2 पैक ऑफ कार्ड्स होंगे तो फिर 4 एस की बजाय 8 एस हो जाएंगे। पिक्चर कार्ड 12 से 24 हो जाएंगे। नंबर कार्ड 36 से जो है वो 72 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी सवाल है, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी है, बहुत सारे लोगों को पता होती है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, इसलिए हमने ये चीज़ पहले ही आपको बता दी है। अब हम देख रहे हैं इसका सवाल। ठीक है जी। इसके सवाल में हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? हमने यहाँ पे जो है वो इसके सवाल के अंदर इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, एक पैक ऑफ कार्ड्स के अंदर से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है। ठीक है जी।
तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कार्ड कौन कौन सा हो सकता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 7 रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ पे प्लेस करी हैं। ठीक है जी। इन रिक्वायरमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, सारी ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है। और हम इस इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कि कैसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि कॉइन और डाई के सवाल में हम सेट बनाते हैं जिससे हम आउटकम्स देखते हैं कि कितनी आएंगी। मगर जब हम कार्ड या बैक का सवाल करेंगे, जब हम करने वाले हैं, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम सेट नहीं बनाते, डायरेक्ट हम निकालते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, जब हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हमारे पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए कार्ड के लिए अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कार्ड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन, यानी 52C1। गॉट इट। 52C1 बैक के सवाल में और कार्ड के सवाल में आउटकम्स कैलकुलेट करने के लिए आपने कॉम्बिनेशन को यूज करना है, इसको याद रखिएगा। 52C1 का मतलब हो जाएगा 52 वेज, यानी मेरे पास सैंपल स्पेस में अगर टोटल पॉसिबल आउटकम्स में देखूंगा तो मेरे पास 52 पॉसिबिलिटीज हैं एक कार्ड को ड्रॉ करने की। अब उसमें से हमने निकालना है चांस कि वो जो हम कार्ड ड्रॉ करें वो क्या हो, स्पेड्स हो जाए। ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट को मैंने इवेंट ए का नाम दिया और इवेंट ए मैंने कहा स्पेड्स, यानी जो मैं कार्ड निकालूं वो कौन सा हो, वो स्पेड्स हो। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको शो किया था स्पेड्स। ठीक है जी। स्पेड्स कौन सा कार्ड होता है आपके पास, स्पेड जो है आपके पास, देखें आपके पास स्पेड्स जो है वो ये है, देख रहे हैं आप। अब स्पेड्स टोटल कितने थे, 13 थे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम जो है वो यहाँ पे इसके आउटकम्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू, अब 13 स्पेड्स थे, उसमें से मैंने एक कार्ड ड्रॉ करना है, तो 13C1 विल बिकम 13 वेज। ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, और इसका रिजल्ट बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है जी। 13 डिवाइड बाय 52 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 13 वन ज़ा 13, 4 ज़ा 52। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/4। तो इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर क्या हो जाएगा, if a card is drawn from a pack of cards, the probability of getting a spades is 1/4। अब मैंने आपको बताया था कि हर आंसर को आपने डिस्क्रिप्टिवली लिखना है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये याद रखिएगा। ठीक है। और हर आंसर को मैं डिस्क्रिप्टिवली बताता ज़रूर हूँ, बट मैं लिखता नहीं हूँ, क्योंकि वो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि आपने अपनी प्रैक्टिस में रखना है कि आपने हर आंसर को इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है। ये हो गई बस फर्स्ट रिक्वायरमेंट, इसका आंसर इतना ही होगा, इसके बाद इसके अंदर और कुछ नहीं करना होगा। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट को हम दे देते हैं नाम इवेंट बी का। ठीक है जी। तो इवेंट बी में क्या हो जाएगा आपके पास, इवेंट बी में कह रहा है अ ब्लैक किंग। ठीक है जी, अ ब्लैक किंग। अब ब्लैक किंग का मतलब क्या हो जाएगा, आउटकम्स ऑफ ब्लैक किंग देखना है अब हमें। तो हमने देखा था कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 52 कार्ड में से 4 किंग्स थे। 4 किंग में भी हमारे पास 2 ब्लैक थे और 2 रेड थे। तो यहाँ तो स्पेसिफाई कर दिया उसने ब्लैक किंग, तो इसका मतलब है कि 2 में से कोई एक ब्लैक किंग हमें चाहिए। तो 2C1 कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम इन 2 वेज। ठीक है जी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है। और 2 डिवाइड बाय 52 अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1/26। लिखने का तरीका वही होगा, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग इज 1/26।
इसको आप फ्रैक्शन में लिख लें या इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो 7 रिक्वायरमेंट्स हैं इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको भी इवेंट ए का ही नाम दूंगा तो भी उससे कोई चीज़ गलत कैलकुलेट नहीं होगी, वो भी सही है, क्योंकि ये एक ही सवाल के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो मैं इसके लिए इनके अलग अलग नाम यूज कर रहा हूँ। इवेंट सी पे चले जाते हैं। इवेंट सी उसने कहा है अ रेड कार्ड, ठीक है जी। अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आउटकम्स ऑफ रेड कार्ड देखेंगे। आउटकम्स ऑफ रेड कार्ड कितनी बन जाएंगी? हमने कहा था 52 में से 26 रेड होते हैं, तो 26C1, 26C1 का मतलब हो जाएगा 26 वेज, ठीक है जी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट सी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। और इसका रिजल्ट बन जाएगा कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 52, और 26 डिवाइड बाय 52 अगर हम कैंसिल कर दें तो 26 डिवाइड बाय 52 का मतलब हो जाएगा 1/2, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम जब मूव करते हैं अपनी फोर्थ रिक्वायरमेंट की तरफ। फोर्थ रिक्वायरमेंट में कहता है, इसको हमने इवेंट को नाम दे दिया, दैट इज द इवेंट डी। इवेंट डी को कहता है एन एस। एस का मतलब क्या है आपके पास? जो आपके पास एक वाला कार्ड होता है, इसके पास ए लिखा हुआ होता है, और वो होते हैं कितने हमारे पास? टोटल होते हैं 4। अगर मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो इसका मतलब है उन 4 में से कोई एक कार्ड मुझे चाहिए। तो वो 4C1 का रिजल्ट क्या आएगा? वो हो सकता है 4 वेज में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट डी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यानी इट विल बिकम लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 52, एंड 4 डिवाइडेड बाय 52 का मतलब हो जाएगा 1, 4 1 जा 4, 13 जा, यानी 1/13। तो इसका आंसर बन जाएगा, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 1/3। ये 2 लाइनों का एक डिस्क्रिप्टिव आंसर आपने लिखना है, ताकि आपके पास क्या हो, आपका जो पेपर में रिजल्ट लिखने का पैटर्न हो वो दूसरे स्टूडेंट्स से थोड़ा सा हट के नजर आए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं। इसके अंदर हम आगे देखते हैं क्या? फिफ्थ रिक्वायरमेंट है हमारी द पिक्चर कार्ड, ठीक है जी। फिफ्थ रिक्वायरमेंट है पिक्चर कार्ड, और सिक्स रिक्वायरमेंट है नंबर 10 कार्ड, ठीक है। तो अब हम जाते हैं नंबर फिफ्थ रिक्वायरमेंट की तरफ। फिफ्थ रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी? इसको हमने नाम दे दिया इवेंट ई, अ पिक्चर कार्ड, ठीक है। अ पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड के आउटकम्स निकालने अगर हमें, तो हमने पिक्चर कार्ड बताया था किंग होते हैं, क्वीन होते हैं और जैक होते हैं, और ये तीनों चीज़ें 4 4 होती हैं, तो टोटल पिक्चर कार्ड होते हैं 12। उसमें से मुझे एक चाहिए, तो 12C1 विल बिकम इन 12 वेज, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू आउटकम्स ऑफ इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसका रिजल्ट बन जाएगा कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। डिवाइड करके लिखें, कैंसिल करके लिख लें इसको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, नंबर 6 में क्या था आपके पास? नंबर 6 आपके पास जो है वो है आपके पास इवेंट डी, ठीक है जी। एंड इवेंट डी आपके पास है अ नंबर 10 कार्ड, ठीक है जी, अ नंबर 10 कार्ड। अब नंबर 10 कार्ड का मतलब क्या है? नंबर 10 कार्ड का मतलब है कि वो कार्ड जिसके ऊपर नंबर 10 लिखा हुआ है, और वो हमने देखे थे वो कितने थे? 10 नंबर के कार्ड जो है वो 4 थे, एक स्पेड्स का, एक क्लब्स का, एक डायमंड का और एक हार्ट्स का। तो इन 4 में से क्या होगा? कोई एक चाहिए, तो इस मीन्स इट इज 4 वेज। और इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा? इसका इवेंट का नाम हम सही कर दें, एक मिनट। इसके इवेंट के नाम में जो है वो क्या आ गया?
हमने एफ लेना था यहाँ पे। तो ये था इवेंट एफ, आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ निकालने के लिए आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी, और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इक्वल्स टू, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है जी, या इसको आप लिख सकते हैं कि इसका 4 डिवाइड बाय 52 1 अपॉन 13। ये तो आपके हो गई सिक्स्थ रिक्वायरमेंट। ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बन सकती हैं। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है कि आपसे वो क्या पूछ रहा है। अब हम जाते हैं अपनी लास्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी थी नंबर 7th रिक्वायरमेंट, और इसको हमने नाम दे दिया इवेंट जी, नॉट अ डायमंड। वो कहता है कि डायमंड ना हो। ठीक है जी, तो अब डायमंड ना हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है आउटकम्स ऑफ इवेंट जी निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा क्या, आउटकम्स ऑफ इवेंट जी निकालने के लिए हमें देखना है टोटल 52 कार्ड्स थे। 52 कार्ड्स में 4 सूट थे, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, और सब 13 13 13 होते हैं। नॉट अ डायमंड का मतलब क्या हो जाएगा कि हमें डायमंड नहीं चाहिए। तो 52 में से 13 डायमंड्स के अगर निकाल दें तो बच जाएंगे कितने आपके पास, 39C1। और 39C1 का मतलब हो जाएगा दैट इज 39 वेज। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी निकालना है अगर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी निकालने के लिए आउटकम्स ऑफ इवेंट जी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी विल बिकम 39 डिवाइडेड बाय 52। और इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो 13 3 ज़ा 39 एंड 13 4 ज़ा 52। If a card is drawn from a pack of cards, the probability of getting not a diamond is 3/4। ठीक है जी, अगर मैं एक कार्ड पैक में से निकालता हूँ और मुझे देखना है कि वो कार्ड जो है वो डायमंड ना हो, तो उसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने हैं, उसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं 3/4। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैग से रिलेटेड है। ठीक है, अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 8 वाइट बॉल्स, 2 balls are drawn randomly, what is the probability of getting both red, both white, a red and a white ball। अब एक बैग है, इसके अंदर 6 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और वह 8 वाइट बॉल्स हैं। उसमें से हमने 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है रैंडमली। 2 बॉल्स को ड्रॉ करने का मतलब है बैग में से आपने दोनों को एक साथ निकालना है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों बॉल्स क्या हो, वो रेड हो, या दोनों बॉल्स क्या हो, वाइट हो। ठीक है, या एक रेड हो और एक वाइट हो। तो इसके लिए क्या होगा आपके पास, इसके लिए पहले मैं सैंपल स्पेस निकालता हूँ। ठीक है जी, सैंपल स्पेस विल बिकम, बैग के सवाल में और कार्ड्स के सवाल में सैंपल स्पेस हो या आउटकम्स हो, वो कॉम्बिनेशन की मदद से निकलती हैं, ये याद रखिएगा। टोटल मेरे पास है 14 बॉल्स। ठीक है जी, 14 में से मैंने क्या करना है, 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है। तो 14C2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 14C2 विल बिकम दैट इज 91 वेज। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा आपके पास, 91 वेज में इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट को हमने नाम दे दिया इवेंट ए का, और इवेंट ए में वो कहता है बोथ रेड, यानी जो दोनों बॉल्स मैं ड्रॉ करूं वो दोनों क्या हों, वो रेड बॉल्स हों। तो आउटकम्स ऑफ रेड बॉल निकालने के लिए, आउटकम्स ऑफ इवेंट ए निकालने के लिए हमने देखा कि हमारे पास रेड बॉल्स कितनी थी, 6 सी, और कितनी बॉल्स निकालनी है, 2। तो 6C2 का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6C2 का आंसर विल बिकम दैट इज 15। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 91। ठीक है जी, यानी मैं इसका आंसर कैसे लिखूंगा, 2 balls, a bag can if
two balls are drawn randomly, the probability of getting both red is 1591, 15 upon 91. या आप लिख सकते हैं if a bag contains six red and eight white balls, if two balls are drawn randomly, the probability of getting both red is 15 upon 91. ठीक है। अच्छा, इसी पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें अपना इवेंट बी, ठीक है, तो इवेंट बी हमारे पास क्या है? इवेंट बी हमारे पास होगा बोथ वाइट, यानी जब मैं बैग में हाथ डालकर दो बॉल्स को ड्रॉ करूं, दोनों बॉल्स निकालूं, वो दोनों बॉल्स मेरे लिए क्या होनी चाहिए? दोनों बॉल्स वाइट होनी चाहिए। तो टोटल वाइट बॉल्स कितनी थी? 8, और उसमें से अगर मुझे दो कैलकुलेट करनी है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? दैट विल बिकम 8C2। 8C2 का आंसर क्या होगा? 28। ये सब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। Probability of event B equals to outcomes of event B divided by total number of outcomes। यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? Probability of B equals to 28 divided by 91। आंसर क्या होगा? A bag, if a bag contains uh, 6 red and 8 white balls, two balls are drawn randomly, the probability of getting both white balls is 28 upon 91। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सर आप एक अच्छा, बार बता सकते हैं कि कैलकुलेटर से कैसे हम उसको करेंगे? अब हम जो है वो मूव कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट। ठीक है जी, थर्ड पार्ट मेरे लिए क्या है? इवेंट सी है। इवेंट सी हमारे लिए क्या है? अ रेड, ठीक है, एंड वाइट बॉल। ठीक है जी, अ रेड एंड वाइट बॉल। रेड एंड वाइट बॉल के लिए हम क्या करेंगे? अब रेड एंड वाइट बॉल के लिए हमने आउटकम्स देखनी है, दैट इज आउटकम्स कैसे निकलेंगे? अब हमारे पास 6 रेड बॉल्स हैं और 8 वाइट बॉल्स हैं, तो 6 रेड बॉल्स के लिए हम लेंगे, 6 में से एक हमें रेड बॉल चाहिए तो 6C1, और वाइट बॉल्स हैं 8, तो उसमें से एक वाइट बॉल चाहिए तो इट विल बिकम 8C1। और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या आएगा? इन दोनों के दरमियान हमारे पास आएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, यानी इसका मतलब हो जाएगा आपके पास आउटकम्स ऑफ सी विल बिकम 6 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हो जाएंगे आपके पास 48 वेज। ठीक है, और 48 वेज का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? probability of event C equals to outcomes of event C divided by total number of outcomes। तो इसका रिजल्ट बन जाएगा आपके पास probability of event C equals to 48 divided by 91। ठीक है जी, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे a bag contains 6 red and 8 white balls. If two balls are drawn randomly, the probability of getting a red and a white ball is 48 upon 91। ठीक है, इस बैग के अंदर से जब हम दो बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो दोनों बॉल्स हम एक ही दफ़ा ड्रॉ कर रहे हैं, यानी एक ही दफ़ा बैग में हाथ डालेंगे और दो बॉल्स को आपने ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये सवाल जो है वो आपका बैग से रिलेटेड था। अब बैग के अंदर आपको वो बॉल्स दे दे या कोई भी और चीज़ रख के दे दे, तो उसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है। आई थिंक कि ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर हमने जो है वो बैक के क्वेश्चन को जो है वो देखा है। ठीक है, और इससे पहले हमने जो सवाल किया था, वो सवाल जो था वो हमारा था आपका कार्ड से रिलेटेड, जिसमें हमने एक कार्ड ड्रॉ किया था। जैसे हमने बैग के अंदर टू बॉल्स को ड्रॉ किया है, अगर कार्ड में टू बॉल्स सॉरी कार्ड में अगर टू कार्ड्स ड्रॉ करने की बात आएगी, तो जैसे वहाँ पे 52C1 से हमने स्टार्ट किया था, वैसे ही 52C2 से हम स्टार्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम अपनी सॉल्यूशन को जो है वो मैनिपुलेट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है वो इसके पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। कल नेक्स्ट सेशन जो होगा अब हमारा, उसके अंदर हम जो है वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को देखेंगे,
और उसके बाद फिर अगर आप पास पेपर देखेंगे तो फिर आपके पास जो है वो जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं पास पेपर में, वो पास पेपर के क्वेश्चंस आप जो है वो फिर सॉल्व कर सकते होंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो सॉल्यूशंस जो है वो छोटे होते हैं, बस आपने सवाल को जो है वो अंडरस्टैंड करना होता है और प्रॉपरली जो है वो उसको आपने क्या करना होगा, उसमें यहाँ पे आपने प्रॉपरली उसको जो है वो समझ के जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, बस अगर आप इसको समझ लेंगे तो इसके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं वो याद रखें आप। कॉइन और डाई के सवाल में सेट बनता है, जैसे मैंने बनाया था आपको याद हो, हेड 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 और हेड टेल हेड, इस तरह करके मैंने एक पूरा सेट बनाया था और उसको काउंट करके फिर मैंने उसके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखे थे। इसी तरीके से डाई के सवाल में भी यही किया था, एक डाई का सवाल आपको करने के लिए भी दिया था, 2 डाइस आर रोल्ड वाला सवाल था, जिसका सैंपल स्पेस मैंने बनाकर आपको सेट्स की फॉर्म में दिया था, जो कि 36 आउटकम्स का था। जब हम बैग का सवाल करते हैं और कार्ड का सवाल करते हैं तो उसके अंदर हम जो है वो सैंपल स्पेस वैसे नहीं बनाते। बैग और कार्ड के सवाल में हम कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को करेंगे, ताकि हमारा प्रोबेबिलिटी का ये सिंपल प्रोबेबिलिटी और रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी जो से इंटरलिंक चीज़ें हैं वो हम इस पर कंप्लीट करें, और इससे आपका एक और सवाल जो है वो पास पेपर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम यहीं पे रोकते हैं और इंशाल्लाह आप जो है वो हम नेक्स्ट जो उसमें जो है वो रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को जो है वो कंटिन्यू करेंगे।